अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लो। अभी तक हमने देखा बाय को ट्रू स्पिरिट सेक्टर की हिस्ट्री बताती है, कैसे पहले ये फिजिट सेक्टर था जो बड़े सेक्टर्स में से एक था। बाय रिवर डिफाइनिंग पिल का फार्मूला क्रैक करने के लिए दोबारा मॉन्यूमेंट में जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो बाहर आता है तो सबको पता चल जाता है कि वो टर्टल बाय था। फिर वार होने से पहले आंग एक एंशिएंट पोर्टल ओपन करता है ताकि वो कुछ ट्रेजर्स ढूंढ सकें जो वार में उनकी हेल्प करेंगे। उधर टर्टल एक नेसेंट सोल लेवल बीस्ट को जगा देता है। ये बीस्ट ड्रैगन के सामने बाय को खा लेता है। बीस्ट के पेट में एक सीक्रेट जगह होती है जहां बाय को एक पावरफुल वेपन मिलता है। फिर वार होने से पहले बाय और सारा ब्लड सेक्टर मिलकर ब्लड एंसेस्टर की बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। हमें पता चलता है कि स्काई रिवर कोर्ट को मास्टर सेक्टर ने पनिश किया था, जिसकी वजह से उनकी पावर अब 40% ही रह गई है। उनका मेन वेपन ईवल ट्री है जो बहुत डैमेज हो गया है। जब वार हो रही होती है तो ईवल ट्री ही मेन प्रॉब्लम होती है, जिसे हराने के लिए बाय एंसेस्टर की बॉडी की हेल्प से उससे लड़ता है ताकि बाकी के डिसेबल्स स्काई रिवर डिसेबल से लड़ पाएं। आखिर में बाय ईवल ट्री को रोक लेता है, लेकिन ब्लड एंसेस्टर की बॉडी पॉइजन हो जाती है। ईवल ट्री को हराने के बाद अब मेन गोल माउंटेन गेट पर कब्जा करना है, लेकिन फॉरेस्ट में ट्विन एरे लगी होती है जो अगर एक्टिवेट हो गई तो फॉरेस्ट के सारे कल्टीवेटर मारे जाएंगे। बाय और सोंग के पास एक प्लान होता है, लेकिन बाय को टोंग रोक लेती है। जो टोंग से लड़ता है ताकि बाय अपना मिशन पूरा कर ले। बाय और सोंग ट्विन एरे को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन जब बाय वापस आता है तो जो टोंग से हार गया होता है। अब आगे बाय जब एल्डर जो के पास जाता है तो बाय को पता चलता है कि एल्डर जो मरा नहीं है और इसकी सांसें चल रही हैं। बाय जो को हील करने लगता है, लेकिन जो कहता है ये एक ट्रैप है, टोंग मुझे बेट बनाकर तुम्हें पकड़ना चाहती है। टोंग बताती है कि उसने जो के सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। टोंग कहती है घबराओ नहीं, तुम भी थोड़ी देर में जो के साथ ऊपर जाने वाले हो। बाय जो को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हील नहीं होता। बाय जो को बताता है कि तुम बस थोड़ा वेट करो, ट्विन अरे डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अब हम ये वार जीतने वाले हैं। तब दूर से आवाज आने लगती है। बाय एक्सप्लेन करता है ये हमारा फाइनल अटैक होने वाला है। पैट्रियार्क्स ने सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को ईवल ट्री की साइड जाने का कहा है। उधर जो अपनी इंजरीज की वजह से मर जाता है। बाय जो को उसका बर्ड देकर उसे गुड बाय कहता है। टोंग कहती है कि बाय यंग पैट्रियार्क है, इसलिए वो उसे गुड बाय कहने दे रही है और साथ में वो बाय को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती। बाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो टोंग से प्रॉमिस करता है जिसने भी उसके लोगों को हर्ट किया है वो उनके खून से इस बैटलफील्ड को भर देगा। टोंग और बाय के अटैक बहुत पावरफुल होते हैं और दोनों ही एक जैसे पावरफुल लग रहे होते हैं। टोंग बाय की बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक से शॉक होती है और इसकी पावर से पीछे हो जाती है, लेकिन तब बाय शॉक होता है जब टोंग फ्लोरा वेपनाइजिंग आर्ट यूज करती है। टोंग एक्सप्लेन करती है कि स्काई रिवर कोर्ट के डिसेबल्स की पावर बाय जैसे डाउनस्ट्रीम सेक्टर के डिसेबल्स से कई गुना ज्यादा है। बाय टोंग के अटैक से बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है। तब बाय हेवनली बॉडी से आसपास की रूट्स को डिस्ट्रॉय करके हेवन रीचिंग आई की हेल्प से टोंग पर अटैक करता है। बाय के अटैक से टोंग बहुत ज्यादा इंजर हो जाती है, लेकिन अभी भी टोंग हार नहीं मानती। टोंग मान लेती है कि बाय की बॉडी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी बाय की टेक्निक स्काई रिवर की फ्लोरा वेपनाइजिंग टेक्निक जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन तब टोंग शॉक होती है जब बाय फ्लोरा वेपनाइजिंग आर्ट से टोंग का अटैक रोक लेता है। टोंग ईवल ट्री की पावर लेती है, लेकिन बाय फिर भी उसका अटैक ब्लॉक कर रहा होता है। तब बाय हेवनली पाथ की पावर यूज करता है। बाय की एनर्जी वेव टोंग को पीछे धकेल देती है। टोंग को लगता है कि बाय को ईवल ट्री पावर दे रहा है, लेकिन बाय बताता है ये ट्री की नहीं उसकी अपनी पावर है। टोंग को बिलीव नहीं होता कि कोई इतनी यंग एज में इतना पावरफुल है। टोंग कहती है अब वो एक डाउनस्ट्रीम कीड़े से अपनी इंसल्ट नहीं कर पाएगी। टोंग की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आने लगती है। पास में ली लिक्शु से फाइट कर रहा होता है। लिक्शु कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर अरे डिस्ट्रॉय हो गई है तुम्हारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। लिक्शु को जहाँ टोंग होती है वहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी नजर आती है। उधर बाय को बिलीव नहीं होता टोंग अपने कोर को सेक्रीफाइस कर रही है। टोंग कहती है वो बाय जैसे डाउनस्ट्रीम कीड़े को दिखाएगी एक असली स्काई रिवर कोर्ट कल्टीवेटर की पावर क्या होती है। टोंग की सोल्जर आर्ट से बाय को पकड़ लेती है। टोंग की इस टेक्निक से इसकी पावर नेसेंट सोल कल्टीवेटर जितनी हो गई है। टोंग पावरफुल अटैक बनाती है और बाय से कहती है कि अब उसका खेल खत्म। बाय भी कोई अटैक रेडी करता है, लेकिन अचानक टोंग का अटैक बाय को लग जाता है। तब टोंग सरप्राइज होती है जब बाय को कुछ नहीं होता और बाय टोंग का अटैक पीछे धकेलने लगता है। बाय की वेव सारे एरिया में फैल जाती है। बाय कहता है अगर टोंग उसे मारने के लिए अपना कोर सेक्रीफाइस कर सकती है तो वो भी पीछे नहीं रहेगा। बहुत सारा पानी बाय के कंट्रोल में होता है। बाय के अटैक से टोंग दूर जाकर गिरती है। इस अटैक को दूर से देखकर ली और लिक्शु भी इसी डायरेक्शन में भागते हैं। तब बाय का डीमन बाहर आता है, जिसे देखकर हंग को समझ आ जाती है बाय ने एक बार फिर इम्प्रूवमेंट दिखाई है। लिन युआन भी ये देखकर इम्प्रेस होता है और जानना चाहता है कि क्लाउड में ये कैसा बीस्ट है। चैन भी इम्प्रेस होता है और इसे लगता है कि अगर बाय एक बार इस बीस्ट को पूरा समन कर ले तो इससे सारा ईस्टर्न सिटी हिल जाएगा। टोंग अपने साथी से हेल्प मांगती है, लेकिन बाय के बीस्ट का क्लॉ बाहर आ रहा होता है। तब अचानक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। लिक्शु टोंग की हेल्प के लिए जाता है और अपने साथियों से कहता है कि ली को रोके रखो।
कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है और बाय टोंग से कहता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। टोंग को पता है कि वो भाग नहीं सकती और बाय से कहती है कि वो उसे जल्दी से ख़त्म कर दे। बाय कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, टोंग को खून का बदला खून से चुकाना होगा। लिक्शु बाय को आकर रोकता है और बैटलफील्ड की हालत देखकर हैरान होता है। टोंग की बॉडी और मेरिडियन टूट गई हैं और फाउंडेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। टोंग ईवल ट्री की हेल्प से सांस ले रही है। लिक्शु उसे इस दर्द से छुटकारा देने के लिए मारने का डिसाइड करता है। लिक्शु बाय से कहता है कि टोंग उसकी कल्टीवेशन पार्टनर थी, उसके मरने से वो दुखी है और उसे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन इस बात से ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि एक लो लेवल डाउनस्ट्रीम कल्टीवेटर हमारे स्काई रिवर कोर्ट को नीचे दिखा रहा है। लिक्शु अपनी पावर दिखाता है जिसे बाय रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। बाय बहुत इंजर हो गया है लेकिन उसे पता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे लड़ना होगा। लिक्शु कहता है कि एक दीमक सूरज के सामने क्या ही कर सकता है और अपने ड्रैगन को समन करता है। बाय अपनी अशूरा बॉडी समन करके लिक्शु के ड्रैगन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। लिक्शु का ड्रैगन बहुत पावरफुल है जिसकी वजह से बाय की अशूरा बॉडी इंजर हो जाती है। बाय अपने न्यू वेपन की हेल्प से ड्रैगन के अटैक को रोकता है लेकिन लिक्शु बहुत पावरफुल होता है और इसका अटैक बाय की बॉडी में घुस जाता है। बाय अटैक के बाद खड़ा होता है। लिक्शु बाय की बॉडी रिफाइनिंग से इम्प्रेस होता है। बाय छुप कर अटैक करता है लेकिन लिक्शु इसे रोक लेता है। लिक्शु इम्प्रेस होता है कि बाय ने अटैक करने से पहले ब्लड की रिलीज की ताकि लिक्शु बाय का अटैक सेंस ना कर पाए। लिक्शु कहता है कि इस तरह के चिंदी अटैक से मुझे खरोच भी नहीं आएगी। बाय धुएं में माउंटेन शेकिंग अटैक करता है लेकिन लिक्शु आसानी से ब्लॉक कर देता है। बाय का थ्रोट लॉक मूव भी काम नहीं करता। लिक्शु को समझ आ जाती है बाय अटैक खाकर अपना अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लिक्शु बाय का हाथ तोड़कर इसे जमीन पर फेंक देता है। लिक्शु एक के बाद एक अटैक करता है। बाय अपने बर्तन से अटैक ब्लॉक करता है। बाय लिक्शु के गोल्डन कोर लेवल अटैक से बहुत ज्यादा इंजर हो गया है। लिक्शु इम्प्रेस होता है कि बाय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर होते हुए भी इसके सामने खड़ा हो पा रहा है। लिक्शु को समझ आ जाती है बाय का मरना कितना जरूरी है। उधर मास्टर ली भी बाय को बचाने के लिए आ रहे होते हैं। लिक्शु अपने सोल्जर से कहता है वो स्पिरिट सेक्टर वालों को कुछ देर और रोकें ताकि वो बाय को आराम से खत्म कर पाए। बाय एक और टेक्निक यूज करता है लेकिन लिक्शु बाय को नहीं छोड़ता। तब बाय अपने वेपन को एब्जॉर्ब करने का ऑर्डर देता है। लिक्शु को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। लिक्शु को बिलीव नहीं होता कि कोई ऐसा वेपन भी है जो किसी की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन लिक्शु अभी भी कॉन्फिडेंट है। बाय चाहे जितनी भी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर दे उसका लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ही रहेगा। बाय को ये बात पता है उसे लिक्शु को हराने के लिए और पावरफुल बनना होगा। बाय अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी सर्कुलेट करने लगता है। बाय कहता है अगर वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में लिक्शु को हरा नहीं सकता तो वो कोर फॉर्मेशन करेगा। लिक्शु को बिलीव नहीं होता कि बाय इस समय ऐसा कर पाएगा और इस पर अटैक करता है। तब लिक्शु बाय की पावर से पीछे हो जाता है। लिक्शु को समझ आ जाती है ये हेवनली पाथ की पावर है। हेवनली पाथ में कोर फॉर्मेशन के स्पेशल रूल्स हैं। कोर फॉर्मेशन के समय एक एनर्जी फील्ड कल्टीवेटर को प्रोटेक्ट करते हुए सारे अटैक्स को रोकेगी। ये एनर्जी बैरियर दूर से सारी बैटलफील्ड में नजर आ रहा होता है। ली हैरान होता है कि बाय लड़ाई के बीच में अपना कोर बना रहा है। लेजेंड में कहा गया है कि एक असली हेवनली पाथ फाउंडेशन कल्टीवेटर ही प्योर गोल्डन कोर बना सकता है। चैन और लिन युआन भी ये देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। पैट्रियक्स बताते हैं कि बाय की स्ट्रेंथ इस चीज पर होगी कि उसने कितने सी क्रिस्टलाइज किए हैं। 9 हेवनली लाइटनिंग गिरेंगी। हर एक लाइटनिंग पिछली वाली लाइटनिंग से ज्यादा दर्दनाक होगी। बाय अगर 6 लेवल्स भी कर लेता है तो काफी है, और अगर एक हेवनली पाथ गोल्डन कोर कल्टीवेटर हमारे सेक्टर के पास आ जाए तो सेक्टर और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ब्लड पैट्रियार्क कहता है कि अगर बाय 4 लेवल भी कर ले तब भी काफी है, क्योंकि वो चाहता है कि बाय सेफ्टी के साथ अपना कोर बनाए। लिक्शु बाय की इंसल्ट करता है क्योंकि बाय के पास हेवनली पाथ है लेकिन फिर भी वो इंफीरियर कोर बना रहा है। तब लिक्शु भी हैरान होता है जब बाय के 9 सी एक साथ मिल जाते हैं। लिक्शु इम्प्रेस होता है कि बाय ने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सारी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने का डिसाइड किया है, लेकिन ये करना इम्पॉसिबल है। बाय के साथी भी इम्प्रेस होते हैं। सोंग कहता है कि हमें भी जल्दी से स्काई माउंटेन गेट को डिस्ट्रॉय करके अपना मिशन पूरा करना होगा। सोंग जाने से पहले बताता है कि बाय पागल हो गया है, वो इस हालत में 9 लाइटनिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एक एनिमी TNU से रहम की भीख मांगकर कहता है उसे खुश होना चाहिए क्योंकि उसका साथी बाय कोर फॉर्मेशन कर रहा है। TNU जेलस होकर एनिमी को मार देता है। TNU सोचता है कि अभी भी 7 और लाइटनिंग बाकी हैं और उसे पता है कि बाय इस हालत में उन्हें सह नहीं पाएगा और ये चीज वो अपनी आंखों से देखना चाहता है। स्काई रिवर एल्डर कहता है कि वो बाय को कोर बनाने के लिए रोक नहीं सकते, लेकिन वो बाय का ध्यान खराब कर सकते हैं। एल्डर सारे गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को ऑर्डर देता है लेफ्ट बैंक की एयर स्पेस को लॉक करके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स पर अटैक कर दो। रिवर डिफाइंग पैट्रियार्क कहते हैं बाय का लाइटनिंग से बचने का चांस थोड़ा है, इसलिए हमें बाय को सेव करने के लिए लेफ्ट बैंक को प्रोटेक्ट करना होगा। पैट्रियार्क सब गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को ऑर्डर देते हैं लेफ्ट बैंक की एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करो। उधर बाय बहुत दर्द में होता है और लाइटनिंग ट्रेबुलेशंस को सह रहा होता है।
लिक्शु एल्डर के प्लान से इंप्रेस होता है। जब तक बाय कोर बना रहा है, स्काई रिवर कोर्ट के गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स लेफ्ट बैंक में रिवर डिफाइनिंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स का खेल खत्म कर देंगे। बाय अपने टीममेट से कहता है कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, लेकिन देर हो जाती है। लिक्शु और उसके दूसरे गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स स्काई रिवर कोर्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को बेरहमी से मारने लगते हैं। उधर TNU बहुत सारे एनिमी से लड़ रहा होता है और तब उसके टीममेट्स उसे एक डेंजरस अटैक से बचाते हैं। उसकी टीममेट्स को समझ नहीं आ रही कि एनिमीज ने जाल बिछाया है, लेकिन फिर भी TNU अंधाधुंध एनिमीज में घुस रहा है। वो उससे पूछते हैं क्या तुम मरना चाहते हो। TNU कहता है कि हमारे बहुत सारे लोग बाय की कोर फॉर्मेशन की वजह से उसे प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए। लिक्शु बाय के सामने बहुत सारे कल्टीवेटर्स को काट रहा होता है और एक रिवर डिफाइनिंग कल्टीवेटर को सर से पकड़कर कहता है, देखो अपने यंग पैट्रियार्क को, तुम लोग एक वीक के लिए अपनी जान दे रहे हो। बाय लिक्शु को कहता है कि रुक जाओ, लेकिन रिवर डिफाइनिंग कल्टीवेटर कहता है उसे खुशी है कि वो अपने सेक्टर के लिए जान दे रहा है। अगर यंग पैट्रियार्क कोर बना लेते हैं तो हमारे बहुत सारे भाइयों की जान बच पाएगी। लिक्शु उस कल्टीवेटर की बहादुरी से इंप्रेस होता है, लेकिन फिर उसका गला दबाकर उसे बाय के सामने मारने लगता है। बाय बैरियर से निकलकर उस कल्टीवेटर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन लिक्शु उस कल्टीवेटर को मार देता है। बाय सोचता है कि अब वो और कल्टीवेटर की जान जाते हुए नहीं देख पाएगा। बाय को गुस्सा आ जाता है। लिक्शु बताता है कि हेवनली लाइटनिंग कोर बनाने में हेल्प तो करती है, लेकिन जरा सी गलती से तुम्हारी सोल भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। उधर बैटलफील्ड में एक अजीब सी एनर्जी के साथ एक मॉन्स्टर बाहर आता है। ये स्काई रिवर कोर्ट का एयरलूम डीमन ड्वार्विंग डॉल है। ये डॉल एक आवाज निकालती है जिसकी रेंज के अंदर सारे कल्टीवेटर्स इंजर हो जाते हैं। पैट्रियार्क्स को समझ आ जाती है ये एयरलूम बहुत डेंजरस है, इसलिए नाइट पपेट को इससे लड़ने के लिए भेजते हैं। उधर बाय जितना दर्द सह सकता है सह रहा होता है, लेकिन अब उसे देखकर लगता है कि अब उसकी भी बस होने लगी है। लिक्शु बाय की इंसल्ट करता है। बाय की आखिरी 3 लाइटनिंग स्ट्राइक्स रह गई हैं और वो बोल भी नहीं पा रहा होता। तब ऊपर कुछ अजीब होने लगता है, जिसे देखकर पैट्रियार्क्स घबरा जाते हैं क्योंकि एक कोर कोलैप्स की निशानी है। लिन युआन भी डिसपॉइंट होता है क्योंकि उसे लगता था कि दूसरा हेवनली गोल्डन कोर कल्टीवेटर पैदा होने वाला है। लिन युआन अलर्ट हो जाता है जब बाय फिर से बोलने लगता है। बाय कहता है कि अगर सारी हेवनली लाइटनिंग एक साथ गिर जाए तो वो सह लेगा। लिक्शु भी हैरान होता है जब बाय फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बात से ज्यादा शौक होता है जब तीनों लाइटनिंग स्ट्राइक्स एक साथ बाय पर गिर जाती हैं। बाय कहता है कि लिक्शु ने जो भी किया है उसे इसका बदला खून से चुकाना होगा। लिक्शु जब देखता है कि बाय ने अपनी बॉडी से 3 लाइटनिंग ट्रैबुलेशन रोकी हैं तो खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब बाय खुद ही मार जाएगा। लिक्शु बाय को कोर फॉर्मेशन के समय ही मारना चाहता था, लेकिन बैरियर ने बाय को बचा लिया था। बाय कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? मेरा गोल इमोर्टल बनना है और इस रास्ते पर तुम जैसे कई मेरे हाथों से मारे गए। TNU हैरान होता है जब बाय पर 9वीं लाइटनिंग गिरती है। सबको बाय की फिक्र हो रही होती है क्योंकि इस लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद बाय के बचने के चांसेस कम हैं। तब कोई अजीब सी चीज बाय की तरफ बढ़ती है जिसे हंग अपने फायर बर्ड से रोकता है। उधर लिक्शु बाय से कहता है तुम्हारा स्पिरिचुअल सी खुश हो चुका है और अब तुम गोल्डन कोर नहीं बना पाओगे। अगर तुम मर जाते हो तो रिवर डिफाइंग सेक्टर अपनी आधी पावर खो देगा। लिक्शु बाय को खत्म करने के लिए अटैक करता है, लेकिन शौक होता है क्योंकि हेवनली बैरियर अभी भी खत्म नहीं हुआ। बाय कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ इस हेवनली की बैरियर को टूटने नहीं दूंगा और अब मुझे वो पावर लेने से कोई नहीं रोक सकता। बाय गोल्डन कोर कंडेंस करने लगता है। सब पहली बार और शायद आखिरी बार एक हेवनली पाथ गोल्डन कोर कंडेंस होते देख रहे हैं। बाय की बॉडी हील होने लगती है। लिक्शु को समझ आ जाती है हेवनली पाथ के गोल्डन कोर कल्टीवेटर के सामने एक आम गोल्डन कोर कल्टीवेटर नहीं टिक पाएगा और इससे पहले कि बाय कोर कंडेंस कर ले लिक्शु भागने की तैयारी करने लगता है। तब TNU भी वहां आता है। TNU को गुस्सा आता है, अगर बाय अपने से एक लेवल ऊपर के कल्टीवेटर को मार सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसके साथी उसे रोकते हैं, लेकिन वो लिक्शु पर अटैक कर देता है। TNU के अटैक से लिक्शु को खरोच भी नहीं आती। TNU कहता है कि वो कायरो की तरह जीने की जगह सर उठाकर मरना पसंद करेगा। TNU अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है जो लिक्शु के बैरियर को तोड़ देता है, लेकिन लिक्शु इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। TNU के साथी देखते हैं कि TNU हार रहा है। उन्हें पता है कि वो लिक्शु को नहीं हरा सकते, लेकिन फिर भी उसकी मदद करने के लिए चाहते हैं। वो दोनों अपनी पावर से TNU की हेल्प करने लगते हैं, लेकिन सब मिलकर भी लिक्शु के सामने बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं। उधर बाय की आंखें खुलती हैं और वो भी ये सब देखता है, लेकिन तब अचानक उसकी अनडाइंग पावर खुद ही लेवल अप होने लगती है। हंग ये देखकर हैरान होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि गोल्डन कोर करने से बाय की फिजिकल पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और बाय किसी तरह की पिनिकल स्टेज पर जा रहा है। ब्लड पैट्रियार्क कहता है रुको, बाय कॉर्पोरल स्टेज कर रहा है। लिन घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाती है बाय डबल गोल्डन कोर बना रहा है और मिडिल स्ट्रीम में ऐसा कोई कल्टीवेटर नहीं है जिसके पास डबल गोल्डन कोर हो, और अभी हायर सेक्टर में भी कोई ऐसा कल्टीवेटर जिंदा नहीं है। लिक्शु भी घबरा जाता है और TNU का अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है। TNU को समझ आ जाती है वो बाय की तरह नहीं है। जाओ TNU को बचाती है, लेकिन TNU कहता है कि मुझे जाने दो। जाओ TNU को दूर फेंक देती है और फिर लिक्शु पर अटैक करती है।
जाओ का अटैक लिक्शू के अटैक को टच करते ही खत्म हो जाता है। बाय भी देख रहा होता है कि लिक्शू का अटैक जो को लगने वाला है। कायन अपनी बॉडी से अटैक रोकता है, लेकिन अटैक बहुत पावरफुल होता है, जिससे कायन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर वही अटैक जो को भी लग जाता है। बाय का गोल्डन कोर कंडेंस होने ही वाला होता है। लिक्शू ये देखकर डर कर भाग जाता है। कोर कंडेंस होने के बाद बैरियर हट जाता है। बाय देखता है कि उसके साथियों ने अपने सेक्टर के लिए लाइफ सेक्रीफाइस की। अटैक की वजह से TNU की आंखें ज़ाया हो चुकी हैं। TNU जो को बुलाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जो अब नहीं रही। बाय देखता है कि उसके अपने ही लोग एक एक करके वार की वजह से मारे हैं। बाय को बहुत गुस्सा आता है और वो लिक्शू का नाम लेकर चिल्लाता है। स्टारी स्काई के कल्टीवेटर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाय के सामने ये मक्खियों की तरह होते हैं। बाय लिक्शू को एक जोरदार पंच मारता है। लिक्शू को बिलीव नहीं होता कि वो बाय के अटैक्स को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा। लिक्शू अपना ड्रैगन समन करता है, लेकिन बाय इस बार उस ड्रैगन को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। बाय कहता है कि लिक्शू ने जो भी उसके साथियों के साथ किया उसे उसका बदला चुकाना होगा। लिक्शू बाय के अटैक के बाद हिल भी नहीं पा रहा होता। लिक्शू कहता है कि अगर मैं मरा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। बाय को समझ आ जाती है लिक्शू अपना कोर जला रहा है। इससे पहले वो ऐसा करता, बाय अपनी हेवनली आइज की हेल्प से उसका कोर क्रैक कर देता है और फिर एक पावरफुल अटैक से उसका कोर डिस्ट्रॉय कर देता है। बाय को याद आता है कि कैसे वो लोग जो उसे प्यार करते थे इसकी आंखों के सामने मारे गए। बाय ने उनकी मौत का बदला तो ले लिया है, लेकिन उनको वापस नहीं लाया जा सकता। वार सही गलत, अच्छा बुरा नहीं देखती। बाय अब इस वार को खत्म करना चाहता है। बाय अपने सेक्टर वालों को ब्लड की देता है। ब्लड एंसेस्टर की पावर देखकर स्काई सेक्टर के डिसेबल्स बाय को मारने के लिए उस पर अटैक करते हैं। बाय ऑर्डर देता है कि स्काई सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दो। स्काई रिवर और रिवर डिफाइंग वॉरियर लड़ रहे होते हैं। उधर फीनिक्स बर्ड स्काई रिवर आर्टिफैक्ट से लड़ रहा होता है और आखिर में फीनिक्स बर्ड जीत जाता है। नाइट पपेट और डीमन डिवायरिंग डॉल भी एक दूसरे पर अटैक करते हैं। नाइट पपेट एक अटैक से डीमन डॉल को पकड़ लेता है और इस अटैक से डीमन डॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। वार थर्ड स्टेज में चली गई है। अगर रिवर डिफाइंग सेक्टर माउंटेन गेट पर कब्जा कर ले तो स्काई रिवर कोर्ट हार जाएगा। कोई ऊपर से ये सब देखकर कहता है उसने सोचा नहीं था कि कभी छोटा सा डाउनस्ट्रीम सेक्टर पावरफुल स्टारी स्काई सेक्टर को इस तरह घुटनों पर ले आएगा। एक लड़की बोलती है कि रिवर डिफाइंग सेक्टर इतना भी पावरफुल नहीं है। अगर मास्टर सेक्टर ने स्काई रिवर कोर्ट की 70% पावर ना कम की होती तो रिवर डिफाइंग सेक्टर कभी भी स्काई रिवर कोर्ट पर अटैक करने का सोचता भी नहीं। एक बूढ़ा कहता है हम मास्टर सेक्टर की दी हुई पनिशमेंट को ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, वरना अगला सेक्टर हमारा होगा। लिन युआन चैन से कहता है एयर लूम बाहर निकालो ताकि इस पनिशमेंट को खत्म किया जा सके। चैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे रूट से एक आर्टिफैक्ट बाहर निकलता है। जैसे ही चैन उस चीज को टच करता है, स्काई रिवर कोर्ट में कुछ होने लगता है। रूट्स कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स उगलने लगती हैं। ये मॉन्स्टर्स नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। बाय को समझ आ जाती है ये स्काई रिवर कोर्ट का एयर लूम है और सबको पीछे हटने का कहता है। सब इन बीटल्स से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन बीटल्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। पैट्रियार्क्स इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बीटल्स डिसाइपल्स पर अटैक कर देती हैं। बाय अपने पर्पल कोल्डन से उन्हें बचाता है और भागने का कहता है। कोल्डन क्रैक होने लगता है। ली बाय से कहता है यहाँ से भागो, क्योंकि ये एयर लूम एक बीस्ट किंग है जो सेलेस्टियल लेवल पर है। वो हमारे सारे गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को मारना चाहते हैं। पैट्रियार्क्स भी इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। उधर हंग बोलने वाले मंकी के पास आता है। मंकी कहता है कि अगर तुम ये वार हार जाते हो तो फिजर सेक्टर को दोबारा रिवाइव करने का सपना टूट जाएगा। हंग कहता है कि मैं एक नालायक डिसाइपल ट्रू स्पिरिट की पावर चाहता हूँ ताकि डेथ बीटल एयर लूम को हरा सकूं। मंकी जैसे ही ट्रू स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, एक बड़ा सा फ्लावर बनता है, जिसमें से वही लड़की बाहर आती है जिसने बाय को फिजर सेक्टर की स्टोरी बताई थी। लिन युआन हैरान होता है कि रिवर डिफाइंग सेक्टर के पास एक फॉरेन बीइंग भी है, लेकिन फिर कहता है कि अब मजा आएगा। डेथ बीटल स्पिरिचुअल बीइंग पर अटैक करती हैं और इसे घेर लेती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बीइंग एक हाथ उठाती है जिससे सारी बीटल्स मार जाती हैं। लिन युआन भी इम्प्रेस होता है कि स्पिरिचुअल बीइंग ने एक उंगली उठाकर स्काई रिवर के एयर लूम को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन जिसके पास भी स्पिरिचुअल बीइंग होता है उसकी किस्मत में डिस्ट्रॉय होना ही लिखा है। लिन युआन आर्टिफैक्ट में कुछ करता है। चैन से कहता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हंग भी कुछ नोटिस करता है और सब डिसाइपल्स को पीछे हटने का कहता है। सारे डिसाइपल्स वारशिप में आने लगते हैं। तब अचानक इवल ट्री अपने ही डिसाइपल्स को पकड़कर एब्जॉर्ब करने लगता है। चैन दुखी होता है क्योंकि लिन युआन ने इवल ट्री को रिवाइव करने के लिए उसके सारे डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस किया। स्पिरिचुअल बीइंग बाय के पास आती है और इसे कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी ब्लड और की का कुछ हिस्सा देने जा रही हूँ। इस वाइटैलिटी को यूज करके अपना कॉर्पल गोल्डन कोर कल्टीवेट करो, तभी तुम ब्लड एंसेस्टर की सही पावर यूज कर पाओगे। ये वाइटैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ गोल्डन चेन्स बाय को आकर पकड़ लेती हैं और सेकंड लाइफ चेन एक्टिवेट हो जाती है। स्पिरिचुअल बीइंग बाय से कहती है तुम्हें सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे बाहर आना ही होगा। लिन युआन शॉक होता है क्योंकि स्पिरिचुअल बीइंग सिर्फ 10 सेकंड के लिए बाहर आ पाई। स्पिरिचुअल बीइंग के जाने के बाद इवल ट्री फिर से जिंदा होने लगता है और उधर बाय लाइफ चेन से लड़ रहा होता है।
पैट्रियार्क्स कहते हैं कि इवल ट्री ने बहुत ज़्यादा वाइटैलिटी एब्जॉर्ब की है और वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन रहा है। अब हम सबको एक साथ मिलकर इसे रोकना होगा। अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें अपने डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करना होगा। बाय अपनी अनडाइंग पावर के साथ साथ अशूरा बॉडी को समन करता है ताकि लाइफ चेंज को तोड़ पाए। उधर पैट्रियार्क्स इवल ट्री के अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं। बाय अपनी पूरी पावर से कॉर्पल गोल्डन कोर बनाने लगता है। सब देखकर हैरान होते हैं जब ब्लड एंसेस्टर की बॉडी हिलने लगती है। ब्लड एंसेस्टर ग्लो करने लगता है और एक हाथ से रूट्स को रोकता है। सब डबल गोल्डन कोर कल्टीवेटर की पावर देखकर हैरान होते हैं। बाय कहता है कि आज मैं तुम्हें ब्लड एंसेस्टर की पावर दिखाऊंगा। बाय एक हाथ से ट्री की रूट्स को पकड़ लेता है। लिन युआन ये सीन देखकर खुश होता है। चैन कहता है कि अब बस बहुत हुआ और इवल ट्री को ऑर्डर देता है, आज से तुम रिवर डिफाइक सेक्टर का ऑर्डर मानोगे। बाय भी हैरान होता है जब स्काई बैनियन इवल ट्री अटैक करना बंद कर देता है। सारी एनर्जी स्काई में एक जगह जमा होने लगती है। हंग बताता है ये इस ट्री का कोर है, जो कोई भी इसे एक्सेप्ट करेगा वो इस ट्री को कंट्रोल कर सकता है। बाय को याद आता है कैसे उसके हजारों साथी इस वार में मारे गए। बाय कहता है कि आज से मिडल स्ट्रीम में स्काई रिवर कोर्ट नाम का कोई सेक्टर नहीं है। लिन युआन कहता है कि मुझे समझ आ गई तुमने ऐसा क्यों किया। जब तक ये ट्री है लोगों को स्काई रिवर कोर्ट याद रहेगा। सब खुश होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि हम जीत गए, यंग पैट्रियार्क ने कर दिखाया। बाय के साथी खामोशी से खड़े ये सुन रहे होते हैं। सब खत्म होने के बाद एक बड़ी सी चीज आसमान से बाहर आती है और जाकर माउंटेन पर गिरती है। माउंटेन पर लिखा जाता है ये रिवर डिफाइंग सेक्टर है। वार खत्म होने के बाद अब शांति है। रिवर डिफाइंग सेक्टर ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई दूसरा डाउन स्ट्रीम सेक्टर नहीं कर पाया और अब रिवर डिफाइंग सेक्टर मिडिल स्ट्रीम का लीडर है। हंग बताता है कि चारों सेक्टर के पैट्रियार्क्स ने ये डिसीजन लिया है। 200 साल बाद रिवर डिफाइंग सेक्टर की मैनेजमेंट चेंज होगी। पहले जो सेक्टर रिवर डिफाइंग सेक्टर को मैनेज करेगा वो स्पिरिट सेक्टर है। यंग सेक्टर लीडर होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर की सेरेमनी है। किसी हाई स्टेटस वाले को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। सबको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय को मिलेगी, लेकिन हंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यंग को दे देता है। बाय सोचता है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मैं शो ऑफ नहीं करता। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ सेक्टर को गार्ड करने की है। बाय समझता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिलेगी, लेकिन हंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लड स्ट्रीम को दे देता है। बाय कहता है कि ये कपड़े मुझे बड़े हैं इसलिए मैं गिरने वाला था। हंग अगली इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्टर रिपेयर बताता है। बाय सोचता है ये काम सेफ है। इससे पहले हंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देता। बाय कहता है कि सुप्रीम पैट्रियार्क ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दें। हंग बाय से कहता है कि ये तुम्हारे स्टेटस से छोटा काम है। बाय कहता है कि नहीं, सबसे छोटा पैट्रियार्क होते हुए मैं डिसाइपल्स के साथ मिलकर ये काम करना चाहता हूँ। उधर ग्रेवयार्ड में वही लड़की जो घुसपैठिया बनकर स्पिरिट स्ट्रीम में आई थी एक एनर्जी सेंस करती है। तब अचानक उसे पता चलता है यहाँ फॉलन सोर्ड की मेमोरी सील है। वो खुश होती है क्योंकि अब उसे बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली है। उधर शान कहता है कि ये कैसी इवल एनर्जी है। उस लड़की को कुछ टूटी फूटी मेमोरीज दिखती हैं। वहाँ बाय नजर आता है। वो लड़की कहती है अगर मुझे वापस जाना है तो कुछ और टाइम बाय को ऑब्जर्व करना होगा। शान और उसकी टीम कुछ अजीब देखकर डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ भूत है। उधर हंग बोर हो जाता है जब बाय एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो काम कैसे कैसे करेगा। बाय कहता है तो कैसा लगा मेरा प्लान। हंग स्माइल करता है और बोलता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं, लेकिन हंग अपनी बात कंप्लीट करता। शान आकर कहता है टॉम फॉरेस्ट में भूत है। शान सारी स्टोरी बताता है क्या हुआ था। बाय को समझ आ जाती है ये सीरियस बात है। आखिरी बार शान एक फीन स्पिरिट से इतना डरा था। हंग कहता है कि सेक्टर अभी बना है और मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। यंग कहता है कि हमें किसी ऐसे को भेजना चाहिए जो ये काम कर सके। हंग कहता है कि सारे हाई रैंकिंग कल्टीवेटर्स मिशन पर गए हैं। सब बाय की तरफ देखते हैं। बाय को समझ आ जाती है वो फंस गया है, इसलिए कहता है कि ये छोटे काम यंग डिसाइपल्स को देने चाहिए। हंग कहता है कि तुमने अभी कहा था तुम यंग डिसाइपल्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हो। शान कहता है कि यंग पैट्रियार्क इस मिशन के लिए सही हैं, ये पावरफुल और समझदार हैं। यंग कहता है ये सही रहेगा। हंग उसे कहता है तुम सुबह मिशन पर जाओगे। अब एल्डर्स ने कह दिया है तो बाय मना नहीं कर सकता। बाय कहता है कि मैं रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। शान साथ जाएगा। जंगल में बाय अगरबत्ती जलाकर भूत से कहता है तुम जो कोई भी हो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। वार खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम भी शांति से रहो, हम तुम्हें अब तंग नहीं करेंगे। शान आसपास देख रहा होता है जब बाय से पीछे से आवाज़ देकर डरा देता है। शान कहता है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें चलना चाहिए। तब वो दोनों नीचे एक स्केल्टन को देखकर डर जाते हैं। बाय शान से कहता है तुम एक एक्सपीरियंस शामन हो, एक स्केल्टन से डर गए। बाय कहता है कि एक सेकंड, वार में जितने भी डिसाइपल्स मरे थे उन्हें तो ग्रेवयार्ड में दफन किया गया था। ये स्केल्टन्स यहाँ क्या कर रहे हैं? शान तुम इस जगह को जानते हो, आगे रहकर रास्ता दिखाओ। वो दोनों डरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब अचानक शान गायब हो जाता है। बाय देखता है किसी ने बॉडी से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है और हड्डियां भी नहीं छोड़ी। उधर शान भी सोचता है बाय कहाँ गया, और तब उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता जब वो एक ग्रेव स्टोन पर अपना नाम लिखा हुआ देखता है।
शान को किसी लड़की की हंसने की आवाज आती है और फिर वो डर कर बेहोश हो जाता है। बाय भी एक लड़की की हंसने की आवाज सुनता है और तब अचानक उस पर कोई अटैक कर देता है। वो लड़की कहती है, ये बैरियर मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी तुम में ऐसा क्या खास है। इस बैरियर में बाय की हेवन रीचिंग आइज भी काम नहीं करती। बाय एक कोल्ड एनर्जी सेंस करता है। ऐसी ही एनर्जी बाय ने पहले भी सेंस की थी। तब वो लड़की सामने आती है और ये और कोई नहीं अबिस वाली फीन स्पिरिट होती है। बाय कहता है कि तुम्हें वो एलिक्सर चाहिए, मैं देता हूँ, और सोचता है कि शान का दिया हुआ पेंडेंट इसे रोक लेगा। लेकिन तब फीन स्पिरिट बाय की आधी बॉडी फ्रीज कर देती है। फीन स्पिरिट कहती है, कोई चालाकी मत करना, मुझे अब वो एलिक्सर नहीं चाहिए, तुम चाहिए हो। वो स्पिरिट बाय पर कोई अटैक करती है और बाय सोचता है, क्या ये मेरी जान लेना चाहती है। बाय अपनी अशूरा बॉडी से अटैक रोकता है। फीन स्पिरिट कहती है, ये वही ओरा है, उसे जो चाहिए था मिल गया है। फीन स्पिरिट जाने से पहले कहती है, मेरा गोल पूरा होने से पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा। अगर तुमने इस सब का किसी को भी बताया तो मैं सारे रिवर डिफाइंग सेक्टर के कल्टीवेटर्स को मार दूंगी। बाय देखता है कि शान बेहोश हो गया है और इसे चमाट मारकर जगाता है, लेकिन बाय की ड्रोनी शक्ल देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद बाय सोचता है कि उस दिन के बाद फॉरेस्ट में कुछ अजीब नहीं हुआ। बाय प्रे करता है कि फीन स्पिरिट दोबारा कभी ना आए। बाय हंग को रिपोर्ट करता है, मिशन कंप्लीट हो गया है। हंग कहता है कि पता चला ये किस वजह से हुआ था। बाय को फीन स्पिरिट की धमकी याद आती है। बाय हंग से झूठ बोलता है, ये एक बीस्ट का काम था और बहुत सारे डिसेबल्स को देखकर वो भाग गया। हमने सारी हड्डियां वापस ग्रेवयार्ड में डाल दी हैं। हंग कहता है कि सेक्टर अभी बना है, इसलिए इस बात को सीक्रेट रखना, वरना सब लोग डर जाएंगे, लेकिन इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। बाय कहता है कि मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ये सब मैंने अपने सेक्टर के लिए किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर लोगों को पता चले या नहीं। हंग कहता है कि तुम इस सेक्टर की यंग पैट्रियार्क हो, आगे और भी प्रॉब्लम्स आएंगी जो शायद इतनी डेंजरस हों कि उनसे सेक्टर का फ्यूचर खतरे में पड़ जाए। तुम्हें हर समय तैयार रहना होगा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक आवाज़ बताती है, मैं स्काई रिवर कोड का फाउंडर हूँ और मरने से पहले ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मास्टर सेक्टर से संभल कर रहना। जब तक लड़ाई और दूसरे सेक्टर के बीच रिलेशन खराब रहेंगे, मास्टर सेक्टर चुप रहेगा क्योंकि तभी वो रूल कर पाएगा। अब मिडिल स्ट्रीम में आने के बाद तुम लोग मास्टर सेक्टर की नज़रों में आ गए हो। अगर तुम पीस से रहोगे और लड़ोगे नहीं तो मास्टर सेक्टर कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हें पनिशमेंट देगा। जिस रास्ते पर तुम लोग चले जा रहे हो वो बहुत टफ है, तुम्हें हर कदम संभल कर रखना होगा। हंग बताता है कि ये स्काई रिवर कोड के फाउंडर के आखिरी शब्द थे। बाय कहता है, इसका मतलब इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी हम शांति से नहीं रह सकते। हंग कहता है, ये बात याद रखना, अगर डरोगे तो वीक बन जाओगे और एनिमीज और स्ट्रॉन्ग। हमें सेरेमनी में दिखाना होगा कि हम वीक नहीं हैं। उधर फीन स्पिरिट कहती है, अगर मैं ब्रदर बाय को फॉलो करूंगी तो मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा। बहुत सेक्रीफाइस के बाद हमारा रिवर डिफाइंग सेक्टर बना। आज हमारे सेक्टर की सेरेमनी है। सेरेमनी की शुरुआत होती है। बाय आगे बढ़ता है। मैं पहले सोचता था कोई क्यों अपने सेक्टर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करेगा, इतनी बहादुरी उनमें कहाँ से आती है। अब मुझे समझ आया, वो लोग ऐसा अपने घर को और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। आज उनकी सेक्रीफाइस की वजह से हम शांति से इस जगह खड़े हैं। माउंटेन गेट्स को ओपन किया जाता है। बाय बताता है कि आज से ये हमारा घर है। इस घर को पाने के लिए बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया, बहुत से हमारे साथियों ने अपनी जान दी। हमें इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें ये घर किस कीमत पर मिला है। उन सब के नाम एक मोनुमेंट टैबलेट पर लिखे जाते हैं। सब उन हीरोज़ को रिस्पेक्ट दिखाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि उनकी सेक्रीफाइस को ज़ाया नहीं होने देंगे और हमेशा इस सेक्टर को प्रोटेक्ट करेंगे। कल्टीवेशन के इस सफ़र पर चलने से पहले मैं सोचता था कि कल्टीवेटर बनने के बाद लाइफ इजी हो जाएगी, लेकिन मुझे अब पता चला इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि एल्डर जाओ जिंदा हैं और इसी सेक्टर में कहीं हैं। वो सब लोग हमें छोड़कर चले गए और उनकी बस यादें ही रह गई हैं। बाय को याद आता है जब उसने TNU से पूछा था, क्या तुम सच में जा रहे हो। TNU कहता है, मेरा डाउ हार्ट और स्पिरिट सोर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और अब मैं अपनी बची हुई लाइफ स्पिरिट स्ट्रीम सेक्टर में शांति से गुजारना चाहता हूँ। यंग पैट्रियार्क अपना ख्याल रखना। टीडान भी बाय को देखकर दुखी हो जाता है। बाय खुद से कहता है, मैं अब किसी और इनोसेंट को मरने नहीं दूंगा। बाय को जो ने जो रिबन दिया था उसे हवा में छोड़ देता है। तब वहाँ हंग आता है और बाय को बताता है वो सेरेमनी में बाय से इम्प्रेस हुआ और अब हंग को लगता है अगर वो ना भी हुआ तो बाय सेक्टर को संभाल लेगा। हंग बाय से कहता है, तुम जानते हो हमने वार जीत ली है लेकिन बहुत कुछ खोया है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरे मिडिल स्ट्रीम सेक्टर्स हैं जिनकी हमारे सेक्टर पर नज़र है। स्काई रिवर कोड मिडिल स्ट्रीम का दूसरा बड़ा सेक्टर था और अब वो सारे रिसोर्सेज हमारे हैं, लेकिन ये बात दूसरे मिडिल स्ट्रीम सेक्टर्स को अच्छी नहीं लगेगी। दूसरे चारों मिडिल स्ट्रीम सेक्टर के पास सेलेस्टियल लेवल पैट्रियार्क्स हैं। बाय कहता है कि जितना मैं जानता हूँ सेलेस्टियल लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें नेचर की एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब सेलेस्टियल लेवल की कल्टीवेशन की कोई लिमिट नहीं है। हंग कहता है कि सही कहा, सेलेस्टियल लेवल और नेसेंट सोल में बहुत डिफरेंस है।
अगर चारों सेक्टर के सेलेस्टियल लेवल पैट्रियार्क्स हम पर मिलकर अटैक करें तो उन चारों के सामने अगर हमारा पूरा सेक्टर भी लड़े तो हमारा बचना मुश्किल है। इसलिए सारे पैट्रियार्क्स ने क्लोज डोर कल्टीवेशन करने का डिसाइड किया है। अभी हमारे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल रिसोर्सेज हैं। अगर हम में से कोई सेलेस्टियल लैंड में पहुंच जाए तो सेक्टर थोड़ा सेफ हो जाएगा। भाई पूछता है अगर पैट्रियार्क्स नहीं होंगे तो सेक्टर को कौन संभालेगा। हंग कहता है हमारे बाद तुम यंगेस्ट पैट्रियार्क हो, तुम्हें ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे हाल में आकर मिलो। अगली सुबह भाई हंग को हाल में मिलने जाता है। हंग पूछता है क्या तुम रेडी हो। भाई कहता है मैं स्पिरिट सेक्टर का यंग पैट्रियार्क सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। हंग कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये 3 अर्थ क्रिएट टायर्स देता हूँ जो नेशन सोल लेवल के हैं। एक टेलीपोर्टेशन, दूसरा डिफेंस और तीसरा अटैक करने के काम आएगा। तुम रिवर डिफाइंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये पावरफुल टायर्स दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभालो। भाई कहता है आप फिक्र मत करें, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तब वहाँ वही मंकी आता है। भाई देखता है ये तो वही मंकी है जिसने प्रोफाउंड स्ट्रीम के साथ वार में हेल्प की थी। भाई को बिलीव नहीं होता, ये मंकी हंग का मास्टर है और हंग का मास्टर अभी भी जिंदा है। फिर भाई को याद आता है ये तो वही हरामी मंकी है जिसने उसका एलिक्सर खा लिया था। हंग कहता है तुम मास्टर से इस तरह बात नहीं कर सकते, माफ़ी मांगो। भाई माफ़ी मांगता है। मंकी बताता है मैं बहुत पहले मर गया था लेकिन तुम्हारे एलिक्सर ने मुझे जिंदा कर दिया। मुझे नहीं पता मेरा और तुम्हारा या फिर तुम्हारा और फिजिक्स सेक्टर का क्या कनेक्शन है। भाई पूछता है क्या आप भी फिजिक्स सेक्टर से हो। मंकी बताता है तुम मेरी मास्टर ट्रू स्पिरिट से मिल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें फिजिक्स सेक्टर की सीक्रेट टेक्निक दे रहा हूँ। स्पिरिट सेक्टर की सारी टेक्निक्स इन्हीं टेक्निक से बनी हैं। भाई अपने अंदर एक अजीब सी पावर फील करता है। मंकी कहता है मैं होप करता हूँ तुम इसे अच्छे से यूज़ करोगे और वो गलतियाँ नहीं करोगे जो फिजिक्स सेक्टर ने की थी। बाय रिस्पेक्ट दिखाता है। तब एक आवाज़ बाय से कहती है ये मंकी इतना भी पावरफुल नहीं है। बाय कहता है ये कैसी आवाज़ है। हंग बताता है ये ब्लड स्ट्रीम के फाउंडर हैं। बाय उन्हें भी रिस्पेक्ट दिखाता है लेकिन वहाँ एक रैबिट को देखकर हैरान होता है। तब वो रैबिट बाय पर अटैक कर देता है। बाय कहता है ओ शिट, मैं तो इस रैबिट को मारने की कोशिश कर रहा था। बाय रैबिट से माफ़ी मांगता है और कहता है कोई गलत फहमी है, नहीं पूरी फैमिली ही गलत है। आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे विश्वास है कि आप मुझे माफ़ कर दोगे। रैबिट कहता है घबराओ नहीं, मैं बस तुम्हारी टेक्निक्स चेक करना चाहता हूँ। बाय कहता है इसमें मेरी गलती नहीं थी, आप ही लोगों के राज बता रहे थे। रैबिट कहता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश करते रहे। कुछ टाइम बाद दोनों थक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि 3 गिनने पर दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे। लेकिन रैबिट बाय को नहीं छोड़ता और एक जोरदार किक मारता है। वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। मंकी और हंग ऊपर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। बाय कहता है ये सब एक गलत फहमी थी, मुझे माफ़ कर दें, मैं माफ़ी मांग तो रहा हूँ। रैबिट एक किक से पेड़ के 2 टुकड़े कर देता है। तब बाय कुछ वर्ड्स बोलता है जिससे रैबिट रुक जाता है। जब रैबिट ठीक होता है तो उसे बाय पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाय फिर से वो वर्ड्स बोलकर रैबिट को रोक देता है। उधर पैट्रियार्क लिन युआन रिवर डिफाइंग सेक्टर पर नजर रख रहा होता है और तब उसे एक आदमी बताता है स्टार डोमेन, डाउ डोमेन और पिनिकल डोमेन एग्रीमेंट के लिए रेडी हैं। लिन युआन कहता है कि उन्हें कहो स्काई डोमेन भी रेडी है।